पहले उसकी सच्चाई को नई दिल्ली में ललित कला अकादमी की 64वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया कला प्रदर्शनी पुरस्कार। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी रहे मौजूद। दिल्ली में अंतर्राज्यीय बसों का किया शुभारंभ। सीएम रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पीओएस मशीनों की भी हुई शुरुआत। दिल्ली में बच्चों ने बनाई पीएम मोदी की पेंटिंग्स। सीएम रेखा गुप्ता ने की बच्चों की तारीफ, कहा कला और स्नेह का अनोखा संगम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार प्रदान किए और इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष डॉक्टर नंदलाल ठाकुर भी मौजूद रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 23 सितंबर 2025 को 18 साल के बाद कश्मीरी गेट से उत्तर प्रदेश के बड़ौत तक अंतर्राज्यीय एसी इलेक्ट्रिक बस सेवा को हरी झंडी दिखाई और इसके साथ ही उन्होंने बस टिकटों के लिए स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली और पीओएस मशीनों की भी शुरुआत की। आपने ऐतिहासिक है कि रोजाना दिल्ली वासियों को नए नए उपहार, नई नई योजनाएं, नई नई सुविधाएं मिल रही है। आप सबको मेरी ओर से दिल की गहराई से बधाई। इन हनुमानों की जब तक पूंछ में आग लगती है, इनको सारी अपनी पावर याद आती है, उससे पहले भूल जाते हैं। तो जब इनको काम करने का नया माहौल मिला तो इनके अंदर की क्रिएटिविटी, इनके अंदर की ऊर्जा जागी और ऐसे काम, ऐसी योजनाएं आपने शुरू करी जिससे दिल्ली की नई तस्वीर लगातार बनाई जा रही है। तो सभी अधिकारियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। हनुमान जी मुझे इसलिए याद आए क्योंकि मरघट वाले बाबा के द्वार पे हम लोग बैठे हैं और मंगलवार के दिन उनकी कृपा से आज इस इंटर स्टेट बसेस की शुरुआत की जा रही है। बोलो मरघट वाले बाबा की। तो बाबा की कृपा बनी रहे, मां दुर्गा का आशीर्वाद हम सब पे बरकरार रहे। दिल्ली यूं ही हर कदम बढ़ती जाए, विकसित भारत, विकसित दिल्ली, ये सपना जल्द ही साकार होता दिखाई दे। आज का उद्घाटन इंटर स्टेट बसेस। एक समय था जब दिल्ली अपने एनसीआर में इंटर स्टेट बसेस चलाती थी, लिखता दिल्ली परिवहन। जब मैं मुख्यमंत्री चुन करके यहां आई तो मुझे लगता था कि भी राजस्थान की बसें दिल्ली में चल रही है, हरियाणा की बसें दिल्ली में चलती है, उत्तराखंड की बसें दिल्ली में चलती है, पर दिल्ली की बसें कहां हैं? दिल्ली की बसें क्यों नहीं चलती है? तो मुझे ये ध्यान में आया कि जो पिछली सरकार थी वो सारे काम जो किसी भी रूप में विभाग को बेनिफिट देते हो फाइनेंशियल, उन सब को उन्होंने बंद कराया। जैसे कहते हैं ना, अक्ल के पीछे लाठी लेके घूमना, ऐसे कोई रेवेन्यू बेनिफिट ना हो जाए, ऐसे पिछली सरकारों की योजनाएं थी। 17-18 साल से इंटर स्टेट बसेस का बंद होना उसी योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली को खत्म करने की ओर उनका कदम था। नहीं तो आज इतनी ढेरों प्राइवेट बसेस इंटर स्टेट चलती है, लोग उसका फायदा उठाते हैं, तो सरकार क्यों नहीं चला सकती? क्या दिल्ली में क्षमताएं नहीं थी? क्या दिल्ली को के मालिक कहने वाले लोग दिल्ली के लिए ऐसी योजनाएं नहीं कर सकते थे? जो छाती ठोक करके कहते थे कि हमने दिल्ली को लंदन, पेरिस बना दिया, तो क्या परिवहन व्यवस्था को इसकी जरूरत नहीं थी? क्यों दिल्ली प्राइवेट बसों के
कतारों में खड़ी होने के लिए मजबूर थी। आज ये पहले चरण की दिल्ली बड़ौद की बस सर्विस अभी शुरू की गई है। इसके पीछे पीछे बहुत सारी हमारी इंटर स्टेट बसेस आनी अभी बाकी है। ये बात मैं अपनी सरकार के इन सभी हनुमानों को बता रही हूं। मंत्री जी, आप भी उसी में ही हो। हर महीने आपने एक स्टेट के ये बसें मुझे शुरू करके देनी है, हर महीने। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन है भैया, मेरा कुछ नहीं है। उन्होंने पहले दिन ये बता दिया था कि दिल्ली हमारी अपनी है, यहां रहने वाले लोग देश की राजधानी के लोग हैं, इसलिए इनको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जिस दिशा में इस समय सरकार काम कर रही है। पिछले दिनों हमने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के साथ अनुबंध करके उन्हें अपनी ये इलेक्ट्रिक बसें दी। सरदार पटेल स्कूल के साथ किया अनुबंध, ताकि धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल के लोग भी अपनी बसों को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करें। क्योंकि अगर दिल्ली से पूरी तरीके से पर्यावरण को बेहतर करना है, पॉल्यूशन को खत्म करना है, तो हमें अपनी इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरीके से पॉल्यूशन फ्री करना पड़ेगा। क्योंकि पॉल्यूशन का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा शेयर यदि कोई उसमें सहभागिता करता है तो ये वेहिकुलर पॉल्यूशन करता है। और कितने अचरज की बात है कि पिछली सरकारों के राज में दिल्ली के अपने पॉल्यूशन चेकिंग सेंटर जो कमर्शियल व्हीकल्स के होते हैं वो भी वर्किंग नहीं थे। वो सारी के सारे कमर्शियल व्हीकल अपनी पॉल्यूशन की चेकिंग आसपास के राज्यों से कराते थे। हमारी सरकार के आने के बाद दिल्ली में पहला बड़ा ऑटोमेटेड सर्विस स्टेशन, पॉल्यूशन चेकिंग स्टेशन हमने नंदनगरी में खोला था। उसकी शुरुआत, शिलान्यास किया। आज क्यों हमारे राज्य का रेवेन्यू दूसरे राज्यों में जाए? क्यों हमारे दिल्ली के कमर्शियल व्हीकल चलाने वाले भाई बंधु दर दर ठोकरें खाएं कि आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन आपको दूसरे राज्य में जा करके उसकी सर्विस करानी पड़े, उसका पॉल्यूशन चेक कराना पड़े? क्यों? मैं पूछना चाहती हूं, एक इनकम सेक्टर जो डीटीसी का था, क्यों उसे बंद कर दिया गया? क्या घपला था इसमें? क्या योजना थी उनकी? इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। क्योंकि अब जो सरकार है, हमारी दिल्ली में जितने 1.5 करोड़ के करीब कमर्शियल व्हीकल चलते हैं, उन सभी की पॉल्यूशन चेकिंग के लिए स्वयं दिल्ली सरकार अपने सर्विस स्टेशंस बनाएगी। और ऐसे ही प्राइवेट स्कूल भी सारे ईवी पे जाएं, इसके लिए सरकार प्रयास करेगी। इंटर स्टेट बसेस के लिए सरकार पूरी योजनाबद्ध तरीके से चलाएगी। अभी 2 दिन बाद ही हम अपने सारी बसेस के रूट रैशनलाइजेशन का प्लान बना रहे हैं। इससे पहले किसी रूट पे 10 बसें चल रही हैं और किसी पे एक भी नहीं है। कोई व्यक्ति बस शेल्टर के नीचे खड़ा खड़ा थक जाता था, उसे बस दिखाई नहीं देती थी। सोचिए इससे सरकार का कितना नुकसान हो रहा था। पूरी तरीके से जितनी हमारी बसेस हैं उसकी रूट रैशनलाइजेशन करने का मतलब है कि हर रूट पे बसें चलेंगी, हर व्यक्ति को दिल्ली परिवहन की व्यवस्थाएं मिलेगी। हर व्यक्ति जो डीटीसी बसों में चलने का आदी है, दिल्ली सरकार की परिवहन व्यवस्था का उपयोग करता है, इंतजार करता है, उसे अब पूरे तरीके से आखिरी छोर तक जो दिल्ली का है वहां पे भी दिल्ली सरकार की परिवहन विभाग की बसें दिखाई देंगी और काम करती रहेंगी।
कितनी मजेदार बात थी। पिछली सरकारों में अगर बस खराब हो जाए, मान लीजिए महरौली में बस खराब हो गई, तो वो नरेला से आदमी जाता था बस ठीक करने के लिए। मैं ये कहती हूं, आपके राज में क्या आपको इतनी बात सुझाई नहीं देती थी कि एक बस यदि खराब हो गई है तो किसी नजदीक के डिपो से बुला के ठीक करा दो भाई, पर नहीं होता था। अब हमने पूरी तरीके से जहां रूट को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वैसे ही यदि कोई भी बस खराब होती है तो उसकी रिपेयर के लिए, उसको ठीक करने के लिए बिल्कुल नजदीक का जो आपका बस डिपो है वहां से कर्मचारी भेजा जाएगा, ताकि समय की बचत हो, पैसे की बचत हो और उस खराब बस के कारण जो ट्रैफिक जैम होता है, जो लोगों को असुविधा होती है, वो भी नहीं होनी चाहिए। ये लगातार छोटे छोटे निर्णय बड़ी बड़ी समस्याओं का केंद्र थे। पूरी तरीके से जो आदरणीय हमारे मंत्री पंकज जी ने कहा है, पूरी टीटीसी को रिवाइज करना है, सारे बस डिपो को चार्जिंग स्टेशन में कन्वर्ट करना है, सारे आईएसबीटी को बड़ा और भव्य बनाना है और इसकी शुरुआत में हम आईएसबीटी को भी भव्य आईएसबीटी बना करके जनता को देने वाले हैं। एक और काम जिसका आज उद्घाटन किया जा रहा है वो है वो मशीनें, ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम। भाइयों, आपको सबको पता है इस पूरे सिस्टम में कितनी लीकेजेस थी, कितनी टिकट कटी, कितनी बटी, कितने लोग चढ़े और कितना सरकार का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ। इसमें बहुत बड़ा गैप आता था। यात्रा ज्यादा लोग करते थे, रेवेन्यू कम आता था। कई बार यात्रा कम लोग करते थे और टिकटों की गिनती ज्यादा दिखाई जाती थी। पर इन मशीनों के माध्यम से पूरी की पूरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में, टिकटिंग में एक ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी, ताकि जितने लोग हमारी परिवहन बसों का इस्तेमाल करें उतना ही टिकटों की सेल दिखाई देनी चाहिए। पूरा का पूरा रेवेन्यू डीटीसी के खाते में जाना चाहिए, ना कि किसी की जेब में जाएगा। भाई, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? तो ताली धीरे क्यों बजा रहे हो? वो ताली ना बजाए जिसका नुकसान हो रहा हो। तो एक बार फिर से बजा के दिखाओ। सरकार का फायदा मतलब आपका फायदा, जो सीधा आपके पास ही आएगा भाई, तभी तो समस्याओं का समाधान होगा। जो इतनी सारी समस्याएं आपकी खड़ी है, कहीं पेंशन की समस्या, कहीं पक्की नौकरी करने की समस्या, कहीं पे ड्राइवरी को जोड़ने की समस्या, ये तभी समाधान होगा जब ये 65,000 करोड़ का घाटा जरा लेवल पे आ जाएगा। तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर अमर वीरांगना भीकाजी कामा जी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। साथ ही आपको बता दें कि कोटि कोटि नमन कर जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही उन्होंने लिखा कि भीकाजी कामा जी के संघर्ष ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम को गति दी, बल्कि भारतीय समाज में समानता, न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को भी प्रखर किया है। दिल्ली सचिवालय में कुछ बच्चों ने अपने नन्हे हाथों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेंटिंग्स बनाकर भेंट की हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री रेखा ने बच्चों की रचनात्मकता की जो है तारीफ की है। रचनात्मकता की जो तारीफ करते हुए कहा है कि अलग अलग हिस्सों को जोड़कर जिस तरह इन बच्चों ने प्रधानमंत्री की अद्भुत तस्वीर बनाई है, उनकी कला और गहरे
स्नेह का अनोखा संगम है। बता दें कि इन बच्चों ने अरुण जेटली स्टेडियम में सैकड़ों की संख्या में एक साथ खड़े होकर 75 साल मोदी की भव्य आकृति बनाई। सीएम रेखा ने इसे पीएम मोदी के विजन की प्रति बच्चों के उत्साह और रचनात्मकता का बेहतरीन उदाहरण बताया है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष आर्यमान, महासचिव कुणाल चौधरी, संयुक्त सचिव दीपिका झा और एबीवीपी के अन्य साथियों ने मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में सीएम रेखा गुप्ता से स्नेहिल मुलाकात की। तो वहीं इस अवसर पर सीएम ने कहा कि डूसू की यह विजय विद्यार्थी परिषद की परंपरा और संघर्ष का प्रतीक है, जो ज्ञानशील और एकता के मंत्र पर आधारित है। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी नवनिर्वाचित छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए उनके प्रयासों को दिल्ली के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। दिल्ली सचिवालय में हिंदी पखवाड़े के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी काव्य पाठ और व्याख्यान कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। इसी अवसर पर हर घर तिरंगा 2025 के अंतर्गत उत्कृष्ट स्वयंसेवकों को सम्मानित किया। और हिंदी केवल संवाद की भाषा नहीं बल्कि कड़ी है, जिसमें हमें हर दौर में जोड़े रखा है और स्वतंत्रता संग्राम में इसने जन जन को एक स्वर दिया है। आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण की ऊर्जा बनी और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह हमारी वैश्विक पहचान को और मजबूत कर रही है। भाषा में हमें जोड़ती है और यही भावना हमें नागरिक धर्म और की ओर प्रेरित करती है। अनुशासन, स्वच्छता और नियमों का पालन करना ही सच्ची राष्ट्र सेवा है। और इस अवसर पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मरजिंदर सिंह सिरसा सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की अंतिम तैयारियों का जायजा लेने के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का दौरा किया। बता दें कि पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार दिल्ली में हो रहा है, जिसका उद्घाटन 25 सितंबर से होगा। चैंपियनशिप 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।